ठीक है, तो हम कहना ये चाह रहे थे कि देखो इक्वेशन ऑफ मोशन में होता क्या एक्चुअल में। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन में मोशन चैप्टर के जो 4 मेन वेरिएबल्स हैं, अब सर वो कौन कौन से वेरिएबल्स, तो एक तो हमारा u है जो कि हमारा इनिशियल वेलोसिटी कहलाता है, इनिशियल वेलोसिटी। अब ये जो वेरिएबल्स है ये मोशन में चेंज होता रहता है, मतलब अलग अलग क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी अलग अलग हो सकता है, ये तो सबको पता है। उसी तरीके से दूसरा वेरिएबल हो सकता है हमारा वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, जिसको कि हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यही सब ना वेरिएबल अभी तक पढ़े हैं बाबू। यस सर। उस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारा तीसरा वेरिएबल a होगा जो कि हमारे एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, और हमारा जो फोर्थ वेरिएबल होगा बाबू वो हो जाएगा t फॉर टाइम। टाइम भी हर एक क्वेश्चन में अलग अलग होता है, तो टाइम भी हमारे लिए मोशन चैप्टर में क्या एक वेरिएबल है। और सबसे लास्ट वेरिएबल तो वो हमारा बनने वाला है डिस्प्लेसमेंट। पहले ये बताओ क्या हमारे मोशन चैप्टर में यही वेरिएबल्स है ना, मतलब यही सारे वो डाटा है ना जो चेंज हो सकते हैं, क्वेश्चन टू यस क्वेश्चन सर। वेरी करते हैं, इन्हें ना यस कैलकुलेट सर। करना पड़ता है। पहले ये बताओ ये छोटा सा बात आपको समझ में आता है। यस सर। अब देखो इक्वेशन ऑफ मोशन तुमको एक मदद करता है, तुमको एक हेल्प करता है। ये बस क्या चालाकी करता है, ये चालाकी ये करता है बाबू, एक मिनट आवाज कम कर ले। हाँ हाँ, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करता है कि ये सारे वेरिएबल को ले करके तीन ऐसा रिलेशन एस्टेब्लिश करता है बाबू जो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। सर क्या कहना चाह रहे हो आप, सुन इक्वेशन ऑफ मोशन टोटल 3 होते हैं। रुक जाओ हम अच्छे से इसका मीनिंग समझेंगे, घबराओ मत, हम रटवाना नहीं चाहते। हम जब डिराइव करेंगे सब कुछ बताएंगे, पहले समझ लो ये है क्या। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन 3 अलग अलग होता है, पहले उस तीनों इक्वेशन को लिखते हैं फिर समझते हैं ये होता है क्या। सबसे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इक्वल्स u प्लस ए टी, और जो दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो होता है हमारा s इज इक्वल टू यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तीन अलग अलग इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आप लोगों को ठीक से दिख रहा है। यस सर। यस सर। अब देखो सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से देखो, अगर इसको समझो ध्यान से तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन तुम्हारे लिए क्या किया, ये तुम्हारे लिए फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जो सबसे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ये क्या किया, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी और जो टाइम लगा उसके बीच में एक इक्वेशन दे दिया। अब कहीं पर हमें बॉडी कितने इनिशियल वेलोसिटी से चला, बॉडी का फाइनल वेलोसिटी कितना था और बॉडी में एक्सेलरेशन कितना था, तीनों बात पता है और हमें टाइम कैलकुलेट करना है, तो क्या हम पहला इक्वेशन ऑफ मोशन गौरव यूज कर सकते हैं। यस सर। ठीक उसी तरीके से दूसरे इक्वेशन को ध्यान से देखें और समझें, तो ये हमारे इक्वेशन को किसके किसके बीच में रिलेट करना सिखाता है। तो इसमें हमारा एस फॉर डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा एक बात बताएं, एक फैक्ट बताते हैं, हम लोग जब क्वेश्चंस बनाएंगे ना बाबू तो डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस भी लिखा हुआ मिलेगा। हमें पता है कि दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, इसके ऊपर तो हम लोग अच्छे से स्टडी भी किया कौन कब बड़ा होता है, कैसे इनके बीच में रिलेशन है। फिलहाल हम लोग यहाँ पर सिर्फ इतना देख रहे हैं कि कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हम लोग डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस भी कहते हैं, तो आपको घबराना नहीं है कि सर ये कैसे हो सकता है, यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो आप समझ लो कि वही डिस्टेंस है और वही डिस्प्लेसमेंट है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, नो सर। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ऐसा चलेगा बाबू, हम डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस कह सकते हैं, लेकिन जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाते हैं तो वहां कंसेप्चुअल पॉइंट्स लिखने होते हैं, तो हम कभी भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक जैसा नहीं मान सकते। अब चीजों को समझें, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो एस मीन्स डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, यू मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, टी मीन्स टाइम, ए मीन्स एक्सेलरेशन और फिर से टी मीन्स टाइम। मतलब सर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमारे डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन के बीच में एक इक्वेशन देता है, एक रिलेशन देता है। सर इससे क्या फायदा हुआ, अब थोड़ा बढ़िया से सोचो, किसी जगह पे किसी केस में आपको डिस्टेंस पता है, बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया या डिस्टेंस प्रोड्यूस किया वो आपको पता है, बॉडी का कितना इनिशियल वेलोसिटी है पता है, और बॉडी को कितना टाइम लगा ये पता है, तो अब आप चालाकी कर सकते हो
अब आप सीधा एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, एस यू और टी का वैल्यू रख देंगे इक्वेशन में, ए आसानी से निकल जाएगा। बोलो सारे बच्चों को ये बात समझ में आ रहा है? यस सर। अब ठीक उसी तरीके से ये जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये किस किस के बीच में रिलेशन दिखाता है? तो सर ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस। मतलब सोचो, अगर आपको टाइम नहीं भी पता तब भी एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। कैसे? आपको फाइनल वेलोसिटी बता दिया जाए, आपको इनिशियल वेलोसिटी बता दिया जाए और आपको बता दिया जाए कि बॉडी टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया है। ऐसा करने से भी आप वहां पर एक्सेलरेशन निकाल पाओगे बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तो तुम लोगों को समझ में आ गया है कि ये तीनों इक्वेशन जो है अपने आप में या फिर हमारे लिए न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के लिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं, उनमें इन वेरिएबल्स को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसके लिए ये सारा का सारा इक्वेशन जो है बेस्ड है, राइट? बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि क्या सर हम इसको किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं? देखो दो बात है ना, दो कंडीशन है। पहला कंडीशन तो ये है, अब मान लो बाबू आपको निकालना है डिस्टेंस और आप पहले इक्वेशन ऑफ मोशन को लेके बैठ गए, कभी निकलेगा क्या? इसमें तो डिस्टेंस कहीं है ही नहीं। इतना तो आपका कॉमन सेंस होना चाहिए कि अगर डिस्टेंस निकालना है तो हमें या तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हेल्प करेगा या तो थर्ड करेगा। अब उसमें भी कौन सा करेगा सर? फिर हम क्वेश्चन में देखेंगे। अगर क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है तो हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए फाइनल वेलोसिटी का जरूर, सॉरी, थर्ड इक्वेशन हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है। तो हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमारे पास फाइनल वेलोसिटी दिया हो। अब यहाँ तो फाइनल वेलोसिटी पता ही नहीं है, इसका मतलब हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर नहीं लगाएंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगाएंगे। तो ये तरीका है कि हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस इक्वेशन ऑफ मोशन को किस स्पेसिफिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है। अब जो दूसरा बात ये है बाबू, जो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने से पहले आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में चेक कर लेना है। आपको जहां भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो और आप चाहते हैं कि वहां पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें बाबू, तो एक और लिमिटेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन आपका सिर्फ और सिर्फ वही काम करता है जहां पर मोशन कैसा हो, यूनिफॉर्मली या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हो। क्वेश्चन से मतलब ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये तभी आप अप्लाई कर सकते हो बाबू जब एक्सेलरेशन वहां किस टाइप का एक्सेलरेशन हो रहा है, वहां पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। देखो ध्यान से, तीनों ही इक्वेशन ऑफ मोशन में ए है, कहने का मतलब है यहाँ जो ए है ना, इस ए का मतलब सिर्फ एक्सेलरेशन नहीं है, इस ए का मतलब है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कहने का मतलब है आप ये इक्वेशन तभी यूज कर सकते हो जब वहां का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। बताओ ये दो अलग अलग बात आप लोगों को समझ में आया? झूठ मत बोलना, सही बताओ ताकि हम आगे बढ़ पाए, नहीं तो हम इसी कंसेप्ट को दोबारा बताएं। आगे बाबू समझ में? और कोई दिक्कत नहीं, एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तब और समझ में आएगा। पहले ये बताओ एटलीस्ट समझ में आया कम से कम? गौरव आवाज जा रहा है सही से बाबू? किसी का आवाज मेरे तक नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है बात सर। ठीक है, चलो आगे सर बढ़ते हैं। थोड़ा तो थोड़ा। इतना तो पता चल चुका है कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है और इसको हम कहाँ यूज करेंगे। तो इसको हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के यस लिए यूज करेंगे। किस जगह पे यूज करेंगे? तो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाएंगे ना, तो हमारा ये इतना छोटा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हम डिसाइड कर पाएंगे कि किस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम लोग किस इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करें। ठीक है। अभी बस हम इतना समझे कि सिर्फ एक ही जगह पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं जहां पर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। गलती से भी किसी क्वेश्चन में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ तो वहां पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज नहीं कर सकते। अच्छा, सबसे पहले तो ये हो गया। सर अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डिफाइन करना चाहते हैं, है ना, मतलब ये होता है क्या है, इसको अगर हम स्टेटमेंट में लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे? देखो बाबू, हम इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए अगर हम दो लाइन का या एक लाइन का डेफिनेशन बनाना चाहें, रुको, ठीक, तो हम कह रहे थे कि अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन को, रुको रुको, बट रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर हम लोग स्टेटमेंट में लिखना चाहते हैं कि व्हाट इज इक्वेशन ऑफ मोशन, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन इज
nothing but relation between variables like कौन कौन से वेरिएबल गौरव? तो आपका सबसे पहला आंसर होना चाहिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में भी कौन सा वेरिएबल आपको याद है ना? तो हाँ सर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना Yes, चाहिए। sir. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन Acceleration. ये नहीं पूछेगा कोई एग्जाम में, बस हम समझने अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहे हैं ना। तो सबसे पहला वेरिएबल कौन सा होता है इक्वेशन ऑफ मोशन में जिसको रिलेट करता है? एक तो एक्सेलरेशन हो गया, एक होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी। Right. और सभी बच्चे को पता होना चाहिए इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ऑफ कोर्स यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर तीसरा Yes, sir. वेरिएबल है हमारा फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी के बाद कोई फोर्थ वेरिएबल बता Yes, सकता है sir. बाबू? हमारा फोर्थ वेरिएबल है Yes, sir. डिस्टेंस Distance. या फिर डिस्प्लेसमेंट, Displacement. जिसको कि हम यहाँ पर सिर्फ एस से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और एंड सबसे लास्ट वेरिएबल हमारा यहाँ पर बनने वाला है ऑफ कोर्स, जिसको कि हम लोग सिंपली स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। Yes, sir. तो हम यहाँ पर एक Okay, लाइन में sir. डेफिनेशन को लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जो इस वेरिएबल्स को एक स्पेसिफिक इक्वेशन में लाता है ताकि हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कुछ हेल्प मिल सके। देखो यहाँ तक लिख लिए है ना। अब हम लोग एक एक करके तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करेंगे, है ना। यहाँ तो रेंडमली लिख दिया आपके स्क्रीन पर कि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन अब इट्स टाइम टू प्रूव देम। अब टाइम आ गया कि चलो इनको प्रूव किया जाए, राइट, कि ये कैसे संभव है, मतलब v इज इक्वल टू यू प्लस एटी सर कैसे आ सकता है। ठीक है बाबू, हम चले आगे। अब देखो, जब भी हम फिजिक्स में किसी रिलेशन को प्रूव करते हैं, चलो अब हम सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो अब अभी हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। लेट मी राइट इट हियर, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है? अगर थोड़ा सा चीजों को हम समझे तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है दैट v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। लेकिन सर इसको डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं? हम क्या कह रहे हैं डायरेक्टली लिखने के लिए? हम भी तो डेरिवेशन ही पढ़ाने के लिए आए हैं। हम कहते हैं कि बस आप बात को अच्छे से समझो। अब अगर हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करना है बाबू, तो सुनो ध्यान से, फिजिक्स है, कोई भी काम हम ऐसे ही नहीं कर लेंगे, मन किया चलो प्रूफ कर देते हैं। सबसे पहले एक ऐसा सिनेरियो बनाएंगे, एक ऐसा कंडीशन जनरेट करेंगे जिस कंडीशन में हम एक बॉडी को लेंगे, उसमें कुछ इनिशियल वेलोसिटी u देंगे और उसमें अचानक एक एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस करेंगे ताकि उसका फाइनल वेलोसिटी भी हो जाए। और ये पूरा टाइम, ये पूरा जो भी फेनोमेना हुआ इसको होने में टाइम t लगे। मतलब हम एक कंडीशन बनाना चाहते हैं जहां पर v भी आ जाए, u भी आ जाए, a भी आ जाए और t भी आ जाए। देखो तो सर ये कैसे होगा? आप क्या कहना चाह रहे हो? थोड़ा बहुत ही समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा हम समझाएंगे ना, वो मेरा काम है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, अब ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर हमें डिराइव करना है तो सबसे पहले कंडीशन बना लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट अ बॉडी बी मूविंग विथ, लेट अ बॉडी बी मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी कितना दें इसको? तो सर इनिशियल वेलोसिटी u देना है। तो हम मान लें कि लेट अ बॉडी बी मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u, एक बॉडी है जो इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा है ना, एंड goes under a uniform, n होगा ना, and uniform acceleration। अचानक उसमें एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाता है ना, and hence attains, ऐसा करने से उसका फाइनल वेलोसिटी हो जाता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो होता है वो कितने का होता है? a का होता है। and hence attains a फाइनल वेलोसिटी भी, अचानक उसका एक्सेलरेशन a होने से उसमें फाइनल वेलोसिटी भी हो जाता है इन टाइम t। अब हम एक ऐसा कंडीशन बना लिए है ना बाबू, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में जो भी वेरिएबल्स चाहिए वो सब कुछ आ चुका है। देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, ये पहले ही मन में लिख करके रखो या याद करके रखो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो सर v इज इक्वल टू यू
प्लस at था। तो आपको एक ऐसा सिनेरियो बनाना था या कंडीशन बनाना था जहां पर v भी आ जाए, u भी आ जाए, a भी आ जाए और t भी आ जाए। ठीक है, तो हम वही किए, यहाँ पर अलग अलग सीन बनाए जहां पर v भी आ गया, u भी आ गया, a भी आ गया और t भी आ गया। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, एक कोई बॉडी है या कार है जिसका कि इनिशियल वेलोसिटी u था, अचानक उस कार में एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस हो गया। अब जब एक्सेलरेशन हुआ तो वेलोसिटी चेंज होगा, तो हम लिख दिए कि ऐसा करने से उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो गया v। और बाबू फाइनल वेलोसिटी v को होने में मतलब वेलोसिटी चेंज हो तो टाइम तो लगेगा ना, तो जो टाइम लगा वो टाइम है t। सर अब इक्वेशन ऑफ मोशन आप कैसे डिराइव करिएगा, चलो अब डिराइव करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, देखो एक बात तो हमें अच्छे से पता है कि अगर इक्वेशन ऑफ मोशन बनाना है तो सर ये सभी के सभी वेरिएबल्स को एक इक्वेशन में लाना पड़ेगा। अच्छा अभी मेरा लक अच्छा है, हम आसानी से ये काम कर सकते हैं। वी नो दैट, एक बात तो हमें पहले से पता है, दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, या फिर हमें इतना तो पता है ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। ये बताओ गौरव, पढ़ाए हैं हम? यस सर। बाबू इसी को हम क्या लिख सकते हैं, और करके, एक्सेलरेशन यस इज सर, इक्वल टू फाइनल v वेलोसिटी माइनस माइनस q इनिशियल बाई टी। वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। यही होगा ना, डेल्टा v का मतलब क्या होता है, चेंज इन यस वेलोसिटी सर, चेंज इन दैट इज टाइम। v माइनस। यस सर। और अगले स्टेप में अगर हम देखें तो ये t जो है ये शिफ्ट कर जाएगा और at इज इक्वल टू आ जाएगा v माइनस यू। और बाबू और अगले स्टेप में हम देखें u के भी साइड को हम चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा u प्लस at इज इक्वल टू v। और इसी को रिवर्स कर दो, पलट दो, दोनों इक्वेशन के साइड को पलट देंगे तो v इज इक्वल टू आ जाएगा u प्लस at। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यही तो हमें प्रूफ करना था। क्या सभी बच्चे को अच्छे से और बहुत ही आसानी से समझ में आ गया, ये बताओ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? यस सर। और कोई बच्चा है गौरव जो हमारे क्लास को देख रहा है? आई थिंक है तो ढेर सारा, लेकिन आवाज सही से नहीं आ रहा ना किसी का मेरे पास। अखिलेश तुमको ये समझ में आया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? यस सर। शिवांश तुमको? यस सर। ठीक है, और आज उसका क्या हो गया, वो आसिवन कहाँ चला गया? चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गौरव अब हमें क्या प्रूफ करना है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन? क्या हम फर्स्ट Yes, इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद अब आगे बढ़े, या यहाँ पर Yes, आपको कुछ sir. और भी देखना है? नो सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, राइट। अब देखो हमें डिराइव करना है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सबसे पहले अगर हम इक्वेशन को डिराइव करने जा रहे हैं, हमें पता तो होना चाहिए ना कि वो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम प्लस हाफ टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर, राइट। तो यही हमें प्रूफ करना है। सर ये कैसे हो सकता है, मतलब क्या ये फॉर्मूला सही भी है? देखो बाबू, अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को जब हम डिराइव कर रहे थे, आपको इतना तो पता चल गया, ऐसे ही नहीं सीधा कुछ भी लिखना शुरू कर देंगे। सबसे पहले बाबू वहां पर हम कंडीशन बनाएंगे और उस कंडीशन में ऐसे वेरिएबल्स का यूज करेंगे जो कि उस इक्वेशन ऑफ मोशन को जरूरत है। देखो यहाँ पर सिर्फ v u at का जरूरत था, तो हम एक ऐसा कंडीशन बनाए जहां पर v u और at का यूज किए। यहाँ पर किसका जरूरत है सर, यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट का जरूरत है, इनिशियल वेलोसिटी का जरूरत है और एक्सेलरेशन का एंड ऑफ कोर्स टाइम का जरूरत है, राइट, नीड है। तो हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक ऐसा कंडीशन बनाते हैं जहां पर बॉडी में इनिशियल वेलोसिटी u रखते हैं। चलो कंडीशन बनाना शुरू करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर लेट अ बॉडी बी मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u। एक बॉडी है जो इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहे हैं, चलो, और उसमें क्या करना है, अचानक एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस करवा देते हैं एंड goes under an uniform acceleration
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ ए, उसके अंदर जो अचानक एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है उसका मैग्नीट्यूड ए होता है, राइट, है ना, फॉर टाइम टी। वो जो एक्सेलरेशन ए होता है कितने टाइम के लिए होता है, तो टी टाइम के लिए होता है। अब देखो हम यहाँ पर कौन कौन से वेरिएबल्स का यूज कर चुके हैं। सर आप इनिशियल वेलोसिटी यू यूज कर चुके हैं, आप ए का यूज कर चुके हैं, आप टाइम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, और क्या क्या मेंशन करना है सर, इसमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। इसी कंडीशन में हम आगे लिखेंगे, इसी कंडीशन को हम आगे ऐड करते हैं, ड्यूरिंग दिस कहने का मतलब है जब वो इनिशियल वेलोसिटी चेंज हो रहा था जिसमें एक्सेलरेशन ए हो रहा था, उसी समय ये पूरा का पूरा जो काम हो रहा था चेंज इन वेलोसिटी, उसी टी टाइम में बॉडी जो टोटल, अब एक्सेलरेशन हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो बॉडी आगे बढ़ेगा, तो वही जितना आगे बढ़ेगा वही तो डिस्प्लेसमेंट है, बस उसी को तो यहाँ पर मेंशन करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे ड्यूरिंग दिस बॉडी मेक्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एस मीटर। बॉडी इसी बीच में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता है वो कितने का करता है, एस का करता है, मे बी इन मीटर और किसी भी यूनिट में, एस माने यहाँ पर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहाँ पर इतना लिखना काफी होगा। तो बाबू हम एक ऐसा कंडीशन बना चुके हैं जहां पर हमारा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलो अब हम लोग इन सारे वेरिएबल्स को लेकर के एक इक्वेशन में रिलेट करने का ट्राई करते हैं, और ये कैसे हो सकता है, राइट, हाउ इज दिस पॉसिबल। अब थोड़ा सा हम सोचते हैं, अच्छा सर एक इक्वेशन तो हमें पहले से ही पता है, और वो कौन सा इक्वेशन है सर, एक इक्वेशन तो ये है दैट भी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आप लोगों को याद है? यस सर। क्या था वो, याद है तुमको ठीक से? सर u माइनस v बाई 2। क्या था, u माइनस v बाई 2? नहीं बाबू, चलो हम उसको बता देते हैं दोबारा। मेरे ख्याल से एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला हम आपको बताए थे, एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला बताए थे, टोटल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय टोटल टाइम टेकन। आज हम एवरेज वेलोसिटी को निकालने का एक और फॉर्मूला बताते हैं, व्हिच इज आल्सो यूजफुल इन केस ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो हम एवरेज वेलोसिटी को, एवरेज का मतलब क्या होता है, मीन होता है, और जब भी किसी, जैसे मान लो तुमको इनिशियल वेलोसिटी पता है गौरव, और तुमको फाइनल वेलोसिटी पता है, अब तुमको एवरेज निकालना है, इन दोनों को जोड़ करके और 2 से डिवाइड कर दो, उससे भी कौन सा वेलोसिटी निकलेगा, एवरेज ही निकलेगा ना। तो हम लोग कभी कभी एवरेज वेलोसिटी को निकालने के लिए क्या इस सिंपल फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो कोई दिक्कत? नो सर। एवरेज का मतलब ये होता है मीन, मीन मतलब एवरेज होता है, बीच का टर्म होता है। अगर हमारे पास 5 लिखा हुआ है और 6 लिखा हुआ है और इस दोनों नंबर का एवरेज निकालना है, हम सिंपल एक काम करते हैं, 5 + 6 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 6 5 11/2, यही इनका एवरेज था। अगर 3 नंबर होता, 7 भी होता मान लो, इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, तो 5 + 6 + 7 और बाद जो नंबर ऑफ टर्म है 3, ये तो आप लोग स्टैटिस्टिक्स में पढ़ चुके हो ना, मीन कैसे निकाला जाता है, टोटल सम निकालते हैं बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। उसी तरीके से अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना हो तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी को ऐड करके क्या हम 2 से डिवाइड करेंगे गौरव, तो कोई दिक्कत? नो सर। सीधा हम एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू लिख सकते हैं v + u/2। देखो हम याद भी करवा सकते थे सीधा, बस हम चाहते हैं कि आपको सबका मीनिंग समझ में आना चाहिए, राइट। अब चलो वापस चलते हैं, हम वापस आ जाते हैं जहां पे डेरिवेशन कर रहे थे। तो हमें तो पता है कि सर एक तो होता है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v + u/2, ये क्या है हमारा एवरेज वेलोसिटी है, जहां v क्या है फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी है। इसको इक्वेशन 1 मान ले गौरव। सर हाँ सर वो जो बताए थे सर v - u/2 का, उसका यूज सर कहाँ पे करेंगे? हम v - u/2 नहीं बताएं बाबू, हम कभी नहीं बताएं v - u/2, वो नहीं बताए। तुम शायद कंफ्यूज कर रहे हो। हम v - u/t बताए हैं, लेकिन वो तो एक्सेलरेशन के लिए था ना, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। क्या हम आगे बढ़े गौरव? यस सर। ठीक है, तुम चेक कर लेना, नहीं बताया, ऐसा कुछ नहीं बताया है ना, वो तो फॉल्स एक्सप्रेशन हो जाएगा, उसका कोई फायदा ही नहीं होगा। चलो हम कह रहे थे कि हमें एक बात तो पता है पहले से, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v + u/2, और बाबू एक बात और पता है
सर एवरेज वेलोसिटी को आप ये भी तो बताएं, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। यहाँ पर बॉडी में टोटल कितने का डिस्प्लेसमेंट हुआ, एस का हुआ, और टोटल कितना टाइम लगा, टी लगा। टी। तो क्या इसको इक्वेशन 2 मानेंगे गौरव, तो कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो बाबू, अब कोई भी बच्चा जो थोड़ा बहुत भी मैथ जानता है वो इतना तो कह सकता है, सर यहाँ पर इस दोनों ही एक्सप्रेशन का एलएचएस जो है वो सेम है, दोनों एवरेज वेलोसिटी का ही वैल्यू है, तो दोनों का आरएचएस इक्वल कर देंगे तो कोई दिक्कत बाबू? क्या लिखेंगे यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 2, 1 और 2 को ध्यान से देखते हुए हम क्या लिख सकते हैं, v प्लस यू बाई 2 इज इक्वल टू एस बाई टी लिखेंगे तो गौरव कोई यस सर। दिक्कत? नो सर। अब देखो इसको इस दूसरे पार्ट में लाते हैं, v प्लस यू बाई 2 इज इक्वल टू एस बाई टी। हम लोग यहाँ तक तो पहुंच गए, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन को ध्यान से देखो, हमें क्या प्रूफ करना है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में तो v है ही नहीं, तो हम कहाँ करें कि आप v का यूज करिए, आप v को हटा दीजिए। तो हम बताओ अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, v को रिप्लेस कर सकते हैं। सर कैसे कर सकते हैं, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो, चीजों को समझो, राइट। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आया था बाबू, फर्स्ट इक्वेशन यस में क्या सर। आया था, e इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आया था कि नहीं आया था? तो इसका यूज करके यस। यहाँ पर v को हटा देते हैं, v के जगह पे लिख देते हैं u प्लस ए टी, और एक u पहले से ही है, और डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर हमारा है s बाय टी। टी। ये बताओ इससे कोई किसी बच्चे को कोई दिक्कत? नो सर। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। अब देखो थोड़ा सा और आगे हम बढ़े, ऊपर में हम क्या लिख सकते हैं, 2u प्लस ए टी बाई 2 इज इक्वल टू एस बाई टी। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, अब बस मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं, राइट। देखो हमें एक साइड में सिर्फ s को रखना है, तो हम s को एक साइड में रख के बाकी t को दूसरे साइड में लेके जाते हैं, तो जैसे ही ये t दूसरे साइड में जाएगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2u प्लस ए टी बाई 2, और सबको t से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही करेंगे बाबू ऊपर में आ जाएगा 2ut और प्लस ए टी का स्क्वायर बाई 2। अब बाबू इनको अलग अलग भी तो कर सकते हैं गौरव, तो s इज इक्वल यस टू हमारा सर। क्या आ जाएगा, 2ut बाई 2 प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, यहाँ का 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, s इज इक्वल टू आ गया ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये बताओ क्या सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन कैसे करेंगे, समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेशन में इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए या नहीं आए, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए जरूर आता है, राइट। और हम ये नहीं कह रहे इसका मतलब कि सिर्फ इक्वेशन के पीछे ही लग जाओ, इसको डेरिवेशन करना बंद कर दो, आपको डेरिवेशन सर करना सर चाहिए। सर यहाँ पर 1/2 लिखेंगे तभी होगा या ऐसे नहीं छोड़ देंगे सर? ए पर हम गौरव ऐसे छोड़ सकते हैं, सुनो बिल्कुल छोड़ सकते हैं बाबू। क्या है कि हम किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को जितना सिंपल और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं हमें लिखना चाहिए, इससे उसका एक इंप्रेशन जो है वो अच्छा होता है, वो देखने में अच्छा लगता है। अगर हम इसको ऐसे छोड़ देंगे तो गलत थोड़ी ना होगा, है ना। हाफ ए टी स्क्वायर के बदले ए टी स्क्वायर बाय 2 ही रहने देंगे तो क्या दिक्कत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस एक तरीके से समझो कि एक चलता चला आ रहा है, राइट, इट्स अ रूल, नाउ इट्स अ रूल, राइट। इससे पहले ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। यस सर। आज हम दो इक्वेशन ऑफ मोशन को ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, कल के क्लास में हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी प्रूव करेंगे, और उसके बाद हम इन इक्वेशन ऑफ मोशंस के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज हम आपको बहुत बात पढ़ा है, राइट। हम बताएं कि इक्वेशन ऑफ यस मोशन हम कहाँ यूज कर सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ यस सर। वहीं पर यूज कर सकते हैं जहां यूनिफॉर्म यहाँ पे एक्सेलरेशन हो। सर। अगर किसी क्वेश्चन में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहा तो आपने वहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज नहीं करना है, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो क्या अब हम आज के क्लास को खत्म कर सकते हैं? यस सर। शिवांश सब कुछ समझ में आया बाबू? यस सर। चलो आज के क्लास को खत्म करते हैं, क्लास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी है, दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू सी दिस क्लास, तो हम इस वीडियो का जो एक मतलब जो ये वीडियो है इसको हम अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर भी, और उसका लिंक आप लोगों को भेज देंगे, तो आप लोग उस पर क्लिक करके और कंप्लीट क्लास को देख पाओगे। चलो थैंक यू, अभी के क्लास को हम खत्म करते हैं, बाय। थैंक यू सर।